Hello everyone, welcome back to Line Science Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं 58 का सेशन. I wish you all a very good luck. So the first question is Nakshfar Chil, which was in news recently, located in महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, मणिपुर, असम. So आपको बताना है कि जो झील आपकी न्यूज़ का पार्ट थी ये कौन से आपके लोकेशन में पाई जाती है. सो इसका आंसर देखते हैं. आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है. सो आंसर हियर इज़ बी, विच मीन्स आपका न्यू दिल्ली में ये लेक है. सो आपने द हिंदू में ये आर्टिकल देखा होगा, यहाँ पे आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आपका कुछ ऑर्डर पास किए हैं इस लेक से रिलेटेड. सो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लोकेशन की, कहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट. द ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग of the government securities by the RBI in order to control the liquidity in the economy. The operation twist is the special open market operation carried out by RBI. And your options are A only, B only, both or none. So you have to find the correct statement here. So let's see what is the answer. हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कई बार डिस्कस करे हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हमने डिस्कस करी हैं. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द इकॉनमी. सो ये बिल्कुल ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन सही होते हैं. दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है कि ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ये आपका एक तरीके का स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन है जिसे आरबीआई कंडक्ट कर रही है. ओएमओ की बात दोबारा से उन्होंने यहीं पे वही बात करी है कि जब भी आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी का एक्सेस हो रखा है तो वो क्या करेगी, वो सिक्योरिटीज़ को सेल करना स्टार्ट करेगी ताकि वो लिक्विडिटी को सक करे. और जब आरबीआई को लगेगा कि आप मार्केट में आपकी लिक्विडिटी टाइट है, लिक्विडिटी आपकी फ्लो कम है आपका, तो क्या करेंगी, सिक्योरिटीज़ को बाई करना स्टार्ट करेगी और इससे क्या होगा, आपका मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. तो ये आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं. ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ये एक तरीके का आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है जहाँ पे आरबीआई क्या करता है, आपका बाइंग और सेलिंग दोनों कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की. सो ये आपका शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आपका सेल करेगा बैंक्स को, है ना, और मनी कलेक्ट करेगा और फिर उसी को वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में जिस तरीके से सेम मनी वुड दैन बी यूज्ड बाय आरबीआई टू बाय द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़. सो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहा है बैंक्स को और उनका यूज़ करेगा फिर वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को बाई करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टुलू इज़ अ द्रविडियन लैंग्वेज हुज स्पीकर्स आर कंसनट्रेटेड इन कर्नाटका एंड केरला इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट. आपको करेक्ट बताना है. ए ओनली, बी ओनली, बोथ आर नन. सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. सो इसका आंसर होगा आपका बी ओनली, विच मीन्स आपका सेकेंड स्टेटमेंट ही सही है. आई गेस ये आपका आंसर थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है क्योंकि आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है. सो आपका क्वेश्चन में ये था कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट. सो आपका आंसर होगा आपका ए ओनली क्योंकि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. ये द्रविडियन लैंग्वेज है जहाँ पे आपके स्पीकर्स जो हैं वो आपके कर्नाटक और केरला में कंसनट्रेटेड हैं. ओके, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है. यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि आप कर्नाटका की 2 डिस्ट्रिक्ट में आपको देखे जाते हैं और केरला की कसरगोड डिस्ट्रिक्ट में देखे जाते हैं. बात ये चल रही थी कि टुलू को आपका 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने की. सो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है. सो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका ए ओनली. इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. आंसर होगा आपका ए ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ डैश इज़ अ नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन to create awareness on the corona vaccination in rural and remote areas of the country and also to crush and curb the rumors and apprehensions regarding the ongoing vaccination drive. You have to find the correct ministry. So Ministry of Rural Development, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Minority Affairs, none of the above. आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ये. सो इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का है. तो दोबारा से एक बार इसको पढ़ते हैं. जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का कैंपेन है जहाँ पे ये एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपके रूरल और रिमोट एरियाज़ में एंड ऑल्सो टू क्रश एंड कर्ब द रूमर्स जो कि आपके वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपके जो रूमर्स थे उनको क्रश एंड कर्ब करने में भी ये काम करेंगे. सो इस तरीके से आपका ये कैंपेन है इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट. इन इंडिया द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इज थ्रू मेजरमेंट ऑफ इनकम एंड कंजप्शन लेवल.
A person is considered poor if his/her income level falls below a minimum level that fails to meet his/her basic needs. And your options are A only, B only, both are none. So you have to find the correct statement. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे. सो इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन दोनों स्टेटमेंट सही हैं. आपने द हिंदू में आर्टिकल पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ इंडियाज़ पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड. बहुत ही अच्छा आर्टिकल था. बेसिकली मेंस से रिलेटेड इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट था. कमेटीज़ की रिकमेंडेशन इसमें बता रखी थी, किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी की कैलकुलेशन होती है वो इसमें बता रखा था पहले का. मतलब A to Z इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें मटीरियल आपको देखने को मिलता था. तो अगर आपने पढ़ा होगा तो पहला बिल्कुल ठीक है कि इंडिया में जो मेथड यूज़ किया जाता है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए वो इनकम और कंजप्शन लेवल के बेस पे होता है. दूसरा यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है जहाँ पे ये कंसिडर किया जाता है कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम उसके मिनिमम लेवल से नीचे हो, वो मिनिमम लेवल क्या है कि जो उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए चाहिए, सो वहाँ पे उसे पुअर कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट अगर हम इसी को आगे डिस्कस करें, सो एस्टिमेट पॉवर्टी थ्रू मेजरमेंट ऑफ इनकम, ये हमने पढ़ लिया. सो जो वो मिनिमम लेवल की हम बात कर रहे थे ना कि जिससे नीचे जो यहाँ पे दैट फेल्स टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स, सो वो ही पॉवर्टी लाइन होती है. और उससे ही जो नीचे होते हैं उन्हें BPL में कंसिडर किया जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में. सो अगर किसी भी इंसान की इनकम और कंजप्शन या फिर किसी हाउस होल्ड की इनकम और कंजप्शन एक मिनिमम लेवल के नीचे जाए, सो उसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन कंसिडर करेंगे. पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन अब जो होती है वो नीति आयोग कंडक्ट करती है. और यहाँ पे जो डेटा होता है वो आपका NSSO जो डेटा देता है उसके थ्रू ये इसको कंडक्ट करते हैं, कैरी आउट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश तेंदुलकर कमेटी वाज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर एजुकेशन, नन ऑफ द अबव. आपको बताना है कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है. बहुत फेमस कमेटी है ये. सो इसका आंसर होगा आपका D, नन ऑफ द अबव. क्योंकि जब हमने ये आपका पॉवर्टी से रिलेट करती है और जब आपने हमने जो पीछे आर्टिकल ये डिस्कस किया था, सो इसी आर्टिकल में आपका सुरेश तेंदुलकर कमेटी का भी आपका मेंशन देखने को मिलता है. सो इस कमेटी के बारे में आप ये देखेंगे कि इसी जो आर्टिकल का ये कटआउट है जहाँ पे बताया गया है कि इन इंडिया द पॉवर्टी लाइन डिबेट बिकम्स वेरी फ्रॉड इन 2011 एज सुरेश तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट एट अ लाइन ऑफ ₹816 per capita per month for rural India and ₹1,000 per capita per month for urban India, calculated the poor at 25.7% of population. सो आप देख रहे हैं कि आपका रूरल इंडिया के लिए ₹816 आपका पर कैपिटा पर मंथ रखा गया है, जो लाइन रखी है ये. और आपका अर्बन एरियाज़ के लिए ₹1,000 पर कैपिटा पर मंथ रखा गया है. सो ये आपका इस टाइम पे कंसिडर किया गया था कि आपका किस तरीके से पुअर्स का कैलकुलेट किए जाएंगे. सो 25.7% पॉपुलेशन देखी गई है. ऑल्दो अगर हम आपका इंडिपेंडेंस का जो पीरियड है उससे कंपेयर करें तो हमारी कंडीशन काफ़ी हद तक सही हुई है. बट स्टिल अगर इतना बड़ा पोर्शन हमें अभी भी अगर पॉवर्टी में दिख रहा है लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग, अभी जो नया सेंसस आएगा मे बी उसमें डेटा चेंज हो सकता है, ऑब्वियसली चेंज होगा, बट स्टिल अभी भी हमको इस एरिया में काम करने की बहुत ज़रूरत है. सो इस तरीके की कमिटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं बेस के पर्सपेक्टिव से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. According to the Representation of People's Act, which among of the following can be the grounds for declaring election to be void? If the nomination of any candidate can be improperly rejected by the returning officer, by any corrupt practice committed in the interest of the returned candidate by an agent other than his election agent, by improper reception, refusal or rejection of any vote or reception of any vote which is void, all of the above. आपको बताना है इसमें से कौन कौन से आपके ग्राउंड्स माने जाते हैं RPA एक्ट के अंदर एक इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करने में. सो आपके आंसर होगा यहाँ पे ऑल, विच मीन्स ये सारे ग्राउंड्स आपके कंसीडर किए गए हैं. सो RPA एक्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं ये, और एक इलेक्शन को कैसे वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे आप मेंबरशिप मत समझिएगा, ये आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि पूरे इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करेंगे. सो एक एक करके फिर से देखते हैं इनको, और भी हैं इसमें किस किस पेज पे वॉइड हो सकते हैं. इफ़ ऑन डेट ऑफ इलेक्शन रिटर्न कैंडिडेट वॉज नॉट क्वालिफाइड टू फाइट द इलेक्शन. ओके, जिस दिन आपकी इलेक्शन की डेट है, जो रिटर्न कैंडिडेट है वो आपका क्वालिफाइड नहीं है इलेक्शन को फाइट करने के लिए. इफ़ इट इज़ फाउंड इन एनी करप्ट प्रैक्टिसेस, अगर वो किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में आपको इंडल्ज दिखता है. नेक्स्ट, इफ़ नॉमिनेशन ऑफ एनी कैंडिडेट हैज़ बीन इम्प्रॉपरली रिजेक्टेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, अगर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने नॉमिनेशन ही रिजेक्ट कर दिया है उस कैंडिडेट का. इफ़ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन इज इन सो फार कंसर्न द रिजल्ट हैज़ बीन मटीरियली इफेक्टेड,
कैसे, अभी बता रहे हैं कि आपका अगर जो रिजल्ट है इलेक्शन का वो भी आपका इफेक्ट किया गया है। कैसे? बाय इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस और नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, बाय करप्ट प्रैक्टिसेस कमिटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट, बाय द इम्प्रॉपर रिसेप्शन और रिफ्यूजल और रिजेक्शन ऑफ एनी वोट और रिसेप्शन ऑफ एनी वोट विच इज़ वॉइड, बाय एनी नॉन कंप्लायंस विद the provision of constitution or this fact of any rule or order made under this act। सो बेसिकली आपको इतना सारा लर्न करने की ज़रूरत, तो ऑब्वियसली इतना हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बेस आपके इलेक्शन वर्ड बेस पे आपका इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। क्योंकि आपने जब वेस्ट बंगाल का केस देखा होगा ममता बनर्जी वाला, तो वहाँ पे फिर आपका ये उठ के आता है ये वाला सेक्शन। सो आप एक बार इसको अच्छे से दो से तीन बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि लाइक कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं इलेक्शन वॉइड होने के। सेक्शन 16 जो आपका आरपीए का है 1950 का, वहाँ पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन इलेक्टोरल रोल। अब आपका रजिस्ट्रेशन को भी किस तरीके से डिस्क्वालीफाई भी कंसिडर किया जा सकता है वो सेक्शन 16 में बता रखा है आरपीए के। कैसे? अगर आपका पर्सन हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन इलेक्टोरल रोल, किस तरीके से, अगर वो सिटीजन नहीं है, अनसाउंड माइंड है, एंड सो डिक्लेयर बाय कम्पिटेंट कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि ही इज़ अनसाउंड माइंड ऑल्सो, and is for the time being disqualified from voting under the provision of any law relating to the corrupt practices and other offences in connection to the election। अगर वो इलेक्शन के कनेक्शन में ही, इलेक्शन के ही उसमें अगर वो किसी भी करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज पाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई कंसिडर हो रहा है, सो वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन भी आपका डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है इलेक्टोरल रोल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट एफडीआई गाइडलाइंस इन ई कॉमर्स 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इज परमिटेड इन मार्केट प्लेस मॉडल of e-commerce only, inventory based model of e-commerce only, both A and B, none of A and B। आपको बताना है कि जो अभी करंट में जो एफडीआई की गाइडलाइंस है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो गाइडलाइंस है ई कॉमर्स में, उसके अकॉर्डिंग 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के अंदर इनमें से किसके लिए परमिट किया गया है। सो आपका आंसर होगा यहाँ पे ए ओनली, विच मीन्स मार्केट प्लेस मॉडल में ही करा गया है। सो एक बार आपको पता होगा कि दो चीज़ें होती हैं, हमने पहले भी सेशंस में डिस्कस किया है। एक होता है आपका एफडीआई, एक होता है आपका एफडीआई और एक होता है आपका एफपीआई। ओके, सो दोनों की आपकी लिमिट होती है, एक आपका शॉर्ट टर्म होता है, एक आपका लॉन्ग टर्म होता है, ये हमने डिस्कस किया है। सो अब आपका जो दो तरीके के रूट भी होंगे फिर इसमें कंसिडर, फिर आपके जो एफडीआई होते हैं उसमें दो तरीके के रूट होते हैं। एक आपका ऑटोमेटिक रूट होता है, ओके, जिसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आपका परमिशन वाला रूट होता है जहाँ पे आपका गवर्नमेंट के थ्रू परमिशन लेनी होती है, उसमें लिमिट भी होती है। सो 100% आपका ई कॉमर्स में एफडीआई कौन से उसमें दिया गया है, तो आपको मार्केट प्लेस में दिया गया है। अब मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री प्लेस होता क्या है? मार्केट प्लेस में बेसिकली होता क्या है, इट डजंट मेंटेन और सेल इट्स ओन इन्वेंट्री, मेयरली ऑफर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टुगेदर कंज्यूमर्स मर्चेंट्स। सो बेसिकली जैसे हम देखते हैं, जैसे आपका एक प्लेटफॉर्म जिस ई कॉमर्स में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो उस प्रोडक्ट को इन्वेंट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपका अमेज़ॉन हो गया, तो अमेज़ॉन के अंदर ही आपके कई सारे आपके कनेक्टेड होंगे, आपके कपड़ों से रिलेटेड होंगे, आपके शूज़ के ट्रेडर्स होंगे उसमें कनेक्टेड। सो वो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू वो कस्टमर तक लिंक कर रहे हैं, अपने जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर है उसको कस्टमर तक लिंक कर रहे हैं। बस इतना उनका यहाँ पे काम है, वहाँ पे वो इन्वेंट नहीं कर रहे हैं उसको मार्केट प्लेस में। तो मार्केट प्लेस में आपका 100% एफडीआई अलाउड है। लेकिन इन्वेंट्री मॉडल जो है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ही जिसका वो प्लेटफॉर्म है वो ही उसे मेंटेन भी कर रहा है, प्रोडक्ट को सेल भी कर रहा है। सो वहाँ पे आपका 100% एफडीआई अलाउड नहीं है। ओके, सो एफडीआई इट इज़ नॉट परमिटेड इन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, आपका इसमें आपका एफडीआई अलाउड नहीं किया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंच नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा आपका ए, ये मध्य प्रदेश में है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक सॉफ्ट सेट टर्टल इज अ फ्रेश वाटर स्पीशीज एंड इन द आईयूसीएन's which is International Union for Conservation of Nature had in 2021 listed the turtle as, आपको उसका IUCN स्टेटस बताना है, सिंपल, least concerned, endangered, critically endangered, none of the above।
सो इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सो आपका ये एक फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, IUCN में आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। याद रखिएगा, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको कोई लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो दे सकते हैं कि आपका ये शेड्यूल 1 में रखा गया है, बट ये नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रोवाइड ही नहीं किया गया है। ये आई गेस हमने पहले के सेशन में भी डिस्कस किया था, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट है तो हम इसे फिर से डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका ब्रह्मपुत्र के ड्रेनेज में देखा गया है असम में, ओके। और पहले माना गया था कि एक्सटेंट इन वाइल्ड है, लेकिन फिर जब ये कुछ पॉन्ड्स में आके देखा गया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और बांग्लादेश में, तो इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से कवर किया होगा, अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा। फाइनल्स को लिखना मत भूलिएगा, और कितने क्वेश्चन स्किप करें बिल्कुल अच्छे से उसको आप मॉनिटर करते रहे, करंट अफेयर्स को कवर करते रहे। थैंक यू सो मच।